हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, जिसमें मैंने आपको अपना जो टॉपिक लिया हुआ था वो एंडोक्राइनोलॉजी था और उसी के बिहाफ पर हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसा कि आपको एक बार याद दिला दें कि जो हमारा एंडोक्राइनोलॉजी था उसमें किन किन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों ने जानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो टर्म है इसके फादर कौन है। तो उसमें हम लोगों ने थॉमस एडिसन का नाम जाना। उसके बिहाफ पर हम लोगों ने जाना कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसमें उस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो E.H. स्टार्लिंग को जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो हमारा टर्म था इसको फादर जिसको क्वाइंट करने का क्रेडिट जाता है उसको किसने किया था, E.H. स्टार्लिंग ने। डिफ़ाइन करने का जो क्रेडिट है वो जाता है स्पेशली इन केस ऑफ E.H. स्टार्लिंग एंड वेल इसको 1902 में 1902 ईस्वी में जाता है। और अगली बात उसी के बिहाफ पर अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ऑटोक्वाइट्स होते हैं, जो कि ब्लड के साथ में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फिर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। फिर हम लोगों ने टारगेट्स देखा कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड था, जो हमारे हार्मोन्स थे, जो एंजाइम्स थे, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ थी, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे। कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि हमारे सिनर्जिन हार्मोन थे, जो हमारे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स थे, कुछ हमारे लोकल हार्मोन्स थे, कुछ हमारे पैरा हार्मोन्स थे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके आगे हम लोगों ने जो देखा वो हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हमारी कितनी होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारी जो ग्लैंड थी वो सीरुमेन ग्लैंड थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने मीबोवियन ग्लैंड्स के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने लीवर के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने स्वेड ग्लैंड्स को पढ़ा। फिर हम लोगों ने सेबेसियस ग्लैंड को पढ़ा। फिर हम लोगों ने स्लाइवरी ग्लैंड को पढ़ा। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने म्यूकस ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा। इसका मतलब इन सारी चीज़ों की ग्लैंड्स के बारे में जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड से संबंधित थी उन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ चुके थे। फिर दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सी जो ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन होती हैं। उसमें सबसे पहले ग्लैंड जो हमारी हाइपोथैलेमस थी उसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा जो लेक्चर 4 था उसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हम लोग बेसिकली पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हम लोग एक पॉइंट और भी पढ़ चुके हैं कि इसकी जो एम्ब्रियोनिक वर्जिन होती है, जो हमारी डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, उनमें किस तरह से देखने को मिलता है। अब वो चाहे हमारी एक्टोडर्मल रही हो, चाहे मेजोडर्मल रही हो, एज वेल एज चाहे हमारी एंडोडर्मल रही हो, तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने पूर्णतः पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो स्पेशली हाइपोथैलेमस के बाद हमारी जो सेकंड मोस्ट ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखिए, उसको समझिए। बस कंटेंट एंड क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई भी हम कमी नहीं कर रहे हैं कि आपको कंटेंट भी अच्छा से अच्छा दे रहे हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो जहाँ से भी बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉर्ट आउट कराने का पूरा आपको प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर एग्जामिनर कहीं से भी कितनी भी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछता है तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम तरह तरह की जो क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम के पैटर्न पे पूछे गए हैं उनको भी साथ ही साथ अनेकों किताबों को डिस्कस करके उसको पढ़ करके उनसे कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके वो मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को जो लोगों को नहीं पहुंचा आप उनको भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले। तो आइए आज हम लोग अपना जो हमारा 5वां लेक्चर्स है, आज एंडोक्राइनोलॉजी पे हम लोग स्पेशली पर डिस्कस करेंगे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमारा चैनल का नाम है बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम, जिसमें आज हम लोग अपना 5वां लेक्चर लेंगे। जिस 5वें लेक्चर में हमारी जो ग्लैंड होगी वो स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।
अभी तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को पढ़ा और देखा वहाँ पर कि जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सारे हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज़ करती है। और साथ ही साथ वहाँ पर देखने को भी मिला कि 3 तरह के हमारे हार्मोन्स होते हैं जिनको इनहिबिट करने की भी प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे हाइपोथैलेमस के पास हुआ करती थी। जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारी जो सबसे पहला हार्मोन्स था जिसको हम लोगों ने एसटीएच या जिसको हम लोगों ने सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स का नाम दिया, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, उसमें रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। दूसरा जो हार्मोन्स हम लोगों ने देखा उसमें हमारा जो हार्मोन्स था वो लैक्टोजेनिक हार्मोन था, जिसको हम लोगों ने प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का नाम दिया। उसके पास भी जो था रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स दोनों की प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। और जो हमारा थर्ड मोस्ट हमारा जो हार्मोन्स हुआ करता था उसमें देखने को मिला कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, एमएसएच, जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं या जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। और ये हमारा जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है इसमें देखने को मिलता है कि रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। आज हम लोग आगे चलते हैं और उसमें थोड़ा सा और भी देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में और भी क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने हार्मोन्स हम लोगों ने देखे हाइपोथैलेमस में जो एंटीरियर से जो उसके पोस्टीरियर से रिलीज हुआ करते थे ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या उससे किसी प्रकार के डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो दूसरी मोस्ट ग्लैंड्स होती है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग दूसरे शब्दों में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। मास्टर ग्लैंड के साथ साथ इसी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। हाइपोफाइसियल या हाइपोफाइसिस ग्लैंड का भी नाम देते हैं। इसका मतलब इस ग्लैंड को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं कि हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। लेकिन यहीं पर जो हमारी हाइपोथैलेमस हुआ करती थी, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हाइपोथैलेमस को हम लोग जो नाम देते हैं ये मास्टर ग्लैंड हुआ करती थी। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड का नाम देते थे। लेकिन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, अथवा इसी का जो नाम होता है इसको हम लोग हाइपोफाइसिस ग्लैंड का भी नाम देते हैं। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अगर हम इसकी साइज़ की बात करते हैं तो इसका जो साइज़ होता है वो लगभग 1.3 सेंटीमीटर इन डायामीटर होता है। लगभग 1.3 सेंटीमीटर के आसपास क्या होता है इसका डायामीटर देखने को मिलता है। अगली बात अगर हम इसके शेप की करते हैं तो जो इसका शेप होता है वो देखने को मिलता है कि लगभग ये मटर का जो दाना होता पी अथवा जो मेज मक्का का दाना होता है उसके शेप के आकार की क्या होती है ये देखने को मिलती है। और अगली बात अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो वेट होता है, अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो इसका वेट जो होता है वो लगभग देखने को मिलता है कि अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो 1.5 ग्राम के आसपास होता है। लगभग 1.5 ग्राम के आसपास क्या होता है इसका वेट देखने को मिलता है। इसका मतलब इसकी साइज़ देखने को मिल गई कि 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर होती है। इसका जो शेप है वो लगभग पी अथवा मेज के दाने के आकार के क्या होता है देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका वेट भी देखने को मिल गया कि इसका जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो 0.5 ग्राम के क्या होता है आसपास देखने को मिलता है। अब यहाँ पर साथ ही साथ अपने को ये भी देखने को मिल गया कि शेप क्या होता है, इसका साइज़ क्या होता है, साथ ही साथ इसका वेट क्या होता है। इसके में ये भी देखने को मिल गया कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। इसी को हम लोग जो नाम देते हैं हाइपोफाइसिस ग्लैंड का नाम देते हैं। और अगली बात यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखने को मिलती है कि ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो हमारी पेनियल ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी से भी छोटी होती है। अगर हम वैसे देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पेनियल ग्लैंड होती है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन होती है। और सेकंड अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी और जो पेनियल होती है दोनों क्या होती है एंडोक्राइन में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के रूप में क्या होती है कंसिडर की जाती है।
अब अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो करने का क्रेडिट है, अगर हम लोग बात करें कि इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट है इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो उसमें एक वैज्ञानिक थे जिन वैज्ञानिक का नाम था, और वो वैज्ञानिक जो थे एक एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमिस्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में क्या किया था, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को दिया था, जिनका जो नाम था वो था एंड्रियास विसैलियस। एंड्रियास विसैलियस ने 16वीं शताब्दी में क्या किया था, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित अपने को कई सारी चीज़ें पता चल गई कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज होती है 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। शेप जो होता है वो पी अथवा मेज के आकार का होता है। वेट 0.5 ग्राम के आसपास होता है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखने का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन वैज्ञानिक का नाम था एंड्रियास विसैलियस। एंड्रियास विसैलियस ने 16वीं शताब्दी में क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये जो वैज्ञानिक थे वो क्या थे, एक एनाटॉमिस्ट थे जिन्होंने इस शब्द को सबसे पहले दिया। तो आप लोग अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है, और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो हम लोग, आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं और इसके लोकेशन की, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आप कल का लेक्चर याद करिए, और कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस के क्या होती है, बिलो पाई जाती है। कि जो हमारा हाइपोथैलेमस का रीजन होता है जस्ट उसके बिलो क्या होती है, हमारी देखने को मिलती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या होता है, एक हमारे ब्रेन का कंपोनेंट्स होता है जो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये ब्रेन। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इस रीजन को हम लोगों ने नाम दिया कि ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, और जस्ट इसी के विलो देखने को मिलता है कि ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है। ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। और जो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं, ये क्या नाम देते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम देते हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और इसके जस्ट एबव देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड को हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। और इसी पीनियल ग्लैंड को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एपिफाइसिस बोलते हैं। अब अगली बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, हाइपोथैलेमस के बिलो पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर देखने को मिलता है, और ख़ास बात ये भी देखने को मिलती है कि एपिथैलेमस के बिलो पाई गई, और एपिथैलेमस के जो बिलो पाई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एपिफाइसियल स्टॉक होता है। इसको हम लोग हाइपोफाइसियल स्टॉक बोलते हैं। तो ये हाइपोफाइसियल स्टॉक के थ्रू से क्या होती है, ये कनेक्ट होती है। तो आप इस फिगर में देखिए कि ये हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट हो गया, ये डायनसेफ्लॉन का रीजन हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको मैंने कल भी बनाया था। ये पूरा का पूरा पार्ट जो हो गया ये हमारा डायनसेफ्लॉन का हो गया, कि ये डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं डायनसेफ्लॉन, कि ये हमारा डायनसेफ्लॉन होता है। अब डायनसेफ्लॉन के नीचे देखने को मिलता है कि ये जो वाला पार्ट होता है, इसी पार्ट को हम लोग नाम देते हैं हाइपोथैलेमस का, कि ये पार्ट जो होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। अब इसके नीचे लोअर पार्ट में देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होती है, ये हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और ये जो अटैचमेंट होता है, ये अटैचमेंट जो होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं हाइपोफाइसियल स्टॉक बोलते हैं। ये जो होता है ये हाइपोफाइसियल स्टॉक होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और यहाँ पर क्या होती है, एक तरह की बोन पाई जाती है, जिस बोन को हम लोग नाम देते हैं कि एक तरह की बोन होती है, जिस बोन को हम लोग नाम देते हैं, ये बोन जो होती है इसको हम लोग स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। अब इसके बीच में एक क्या बन रहा है, यहाँ पर खाली
स्थान बन रहा है, इसके बीच में एक कैविटी बन रही है, इसके बीच में एक गड्ढा बन रहा है, और जो ये गड्ढा होता है इस गड्ढे को जो हम लोग नाम देते हैं वो बोलते हैं सेला टार्सिका। इसको हम लोग सेला टार्सिका का नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कनेक्ट टू हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफाइजियल स्टॉक। इसका मतलब क्या हो, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कनेक्ट होता है कहाँ से, हाइपोफाइजियल स्टॉक में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया कि कनेक्ट टू हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफाइजियल स्टॉक। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस से क्या, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये हाइपोथैलेमस से क्या है, कनेक्ट है, और कनेक्ट के साथ साथ वो किसके साथ में उसका अटैचमेंट होता है, तो मैंने आपको बताया वो हाइपोफाइजियल स्टॉक के साथ में होती है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है, अगली बात ये होती है लोकेटेड इन सेला टार्सिका। लोकेटेड इन सेला टार्सिका, ये लोकेट कहाँ पर होती है, सेला टार्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, हमारी स्फिनोइड बोन पाई जाती है। तो लोकेटेड ऑन सेला टार्सिका, क्योंकि सेला टार्सिका क्या होता है, इसके बीच का जो खाली स्थान होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेला टार्सिका बोलते हैं। और सेला टार्सिका के बीच का जो स्पेस होता है फिर उसी के लोअर सरफेस पर देखने को मिलता है कि वो बोन, इसका मतलब क्या हो कि जो हमारी बोन होती है उसी के बोन के बीचों बीच में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, और उसके बीच में क्या होता है, हमारा रिक्त स्थान भी होता है जिसको सेला टार्सिका बोलते हैं। और वो जो बोन होती है वो हमारी कौन सी बोन होती है, उसको हम लोग स्फिनोइड बोन का नाम देते हैं कि वो हमारी स्फिनोइड बोन होती है। अब अपने को उसकी लोकेशन भी पता चल गई कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पर होती है। तो अपने को पता चल गया कि जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो क्या होता है, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ पर क्या होता है, एक जो कनेक्शन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, जोड़ करके रखता है, उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो हाइपोफाइजियल स्टॉक बोलते हैं। और जो हाइपोफाइजियल स्टॉक से हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, कनेक्ट होता है, और उसी के जस्ट लोअर सरफेस पे क्या होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, पाई जाती है। और अगली बात ये देखने को मिलती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पर लोकेट होती है उस स्थान को हम लोग सेला टार्सिका बोलते हैं। और सेला टार्सिका के सराउंडिंग क्या पाई जाती है, एक तरह की बोन पाई जाती है, जिस बोन को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं स्फिनोइड बोन का नाम देते हैं कि वो हमारी क्या होती है, स्फिनोइड बोन होती है, जो कि क्या करती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई कि ये हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, जो कि आपको देखने को मिल गई। आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें और होती हैं। तो हम लोग एक पिट्यूटरी ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आई होप आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें क्या सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग पहले एक पिट्यूटरी ग्लैंड की एक मॉर्फोलॉजी देखते हैं, कि उसकी एनाटॉमी देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारी जो उसकी एनाटॉमी होती है उसमें क्या क्या सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की एक एनाटॉमी देखें, एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर हम लोग एक पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी को देखें तो उसमें सबसे पहले अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के एक एनाटॉमी में क्या क्या देखने को मिलता है, कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड मान लीजिए हो गई। अब यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने को देखने को मिल रही है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है ये क्या होती है, दो लोब में डिफ्रेंशिएट होती है। अगर ये दो लोब में डिफ्रेंशिएट होती है तो इस लोब को जो यहाँ पर बोला जाता है, ये लोब जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं, ये पोस्टीरियर लोब होता है, ये पोस्टीरियर लोब होता है। ये लोब जो होता है इसको देखने को मिलता है कि ये लोब जो होता है ये हमारा क्या होता है, एंटीरियर लोब होता है। इसको हम लोग पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, हम लोग एंटीरियर लोब का नाम देते हैं। अब जो हमारा एंटीरियर लोब होता है उस एंटीरियर लोब में देखने को मिलता है कि तीन पार्ट क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। जो हमारा एंटीरियर लोब होता है यहाँ पर तीन पार्ट होते हैं, और पोस्टीरियर लोब में भी क्या होते हैं, अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं।
तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा एंटीरियर लोब होता है, यहाँ पर क्या होता है, पार्स डिस्टैलिस होता है, डिस्टैलिस होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है। इस पार्ट को हम लोग पार्स इंटरमीडिया बोल देते हैं कि ये पार्स इंटरमीडिया होता है। इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स ट्यूबरैलिस बोलते हैं। ये पार्स ट्यूबरैलिस का पार्ट होता है। इसका मतलब 3 पार्ट अपने को देखने को मिला जो कि हमारा क्या होता है, एंटीरियर लोब में होता है। वहीं पर पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं तो इसको हम लोग जो नाम देते हैं ये बोलते हैं पार्स एमिनेंस। ये हमारा क्या होता है, पार्स एमिनेंस का पार्ट होता है कि पार्स एमिनेंस होता है। इस पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये क्या होता है, इनफंडिबुलम का पार्ट होता है। इसको हम लोग लोअर पार्ट को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं इसको पार्स नर्बोसा। ये पार्ट जो होता है ये पार्स नर्बोसा का होता है। इस तरह से अपने को देखने को मिला कि जो एंटीरियर लोब होता है, इस एंटीरियर लोब में भी क्या होते हैं, हमारे 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला कौन सा आता है, तो पहला जो आता है वो आता है पार्स डिस्टैलिस। पहला पार्स डिस्टैलिस है। दूसरा जो है पार्स इंटरमीडिया होता है, इंटरमीडिया होता है। तीसरा जो होता है उसको हम लोग पार्स ट्यूबरैलिस बोलते हैं, पार्स ट्यूबरैलिस बोलते हैं। यहाँ पर भी देखने को मिल गया कि अपने 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट हो गया वो देखने को मिल गया ये पार्स एमिनेंस है कि पहला पार्ट पार्स एमिनेंस होता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं कि ये इनफंडिबुलम होता है। तीसरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग जो नाम देते हैं ये क्या नाम देते हैं, पार्स नर्बोसा बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है, पार्स नर्बोसा का पार्ट होता है। तो 3 पार्ट इसमें हो गया जो हमारा पोस्टीरियर लोब था, और 3 ही पार्ट अपने को देखने को मिल गया कि एंटीरियर लोब्स में भी देखने को मिल गए। तो इस तरह से देखने को मिल गया कि ये हमारे 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि जो हमारा पार्स इंटरमीडिया होता है, पार्स इंटरमीडिया जो होता है ये एक तरह का क्या होता है, हमारा वेस्टिजियल पार्ट होता है। ये एक तरह का हमारा वेस्टिजियल पार्ट होता है। इसका मतलब इसको एक अवशेषी पार्ट के रूप में क्या किया गया है, कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये हमारा एक वेस्टिजियल पार्ट होता है। ऐसा माना भी जाता था कि जो हमारा ये वेस्टिजियल पार्ट पार्स इंटरमीडिया हुआ करता था, यहाँ से हमारा एक हार्मोन्स जो होता है जिसको हम लोग YMSH, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, वो यहाँ से क्या होता है, सिक्रीट होता है। अब इस केस में क्या हो गया, ये तो उसकी एक क्या होती है, एनाटॉमी होती है, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं। तो उसकी एनाटॉमी में हम लोगों ने केवल उसके पार्ट को देखा। अब यहीं से अगर हम लोग बात कर लें कि जो इसका एंटीरियर लोब बना है और साथ ही साथ इसका जो पोस्टीरियर लोब बना हुआ है, इसके एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और एक ख़ास बात आप यहीं पर जान लीजिए कि जो हमारा ये पोस्टीरियर लोब होता है, तो पोस्टीरियर लोब के का क्या देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर पोस्टीरियर लोब होता है, यहाँ के जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग जो नाम देते हैं, एक हमारा हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग ADH या इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन का नाम देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अथवा वैसोप्रेसिन बोलते हैं ये हार्मोन्स। और दूसरा जो होता है ऑक्सीटोसिन, ये डायरेक्टली जो होता है रेगुलेट होता है हमारे हाइपोथैलेमस के थ्रू से। इसको हम लोगों ने कल भी देखा था, आज भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग उसके सारे के सारे हार्मोन्स को पढ़ लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोगों ने देखा कि इसके 2 लोब हैं। एक लोब जो हमारा है उसको हम लोग नाम देते हैं एंटीरियर लोब का, ये हमारा एंटीरियर लोब होता है। दूसरा जो लोब होता है वो हमारा कौन सा होता है, पोस्टीरियर लोब होता है। एक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हो गया, दूसरा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हो गया। अगर आपको कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, अथवा इसी को पार्स ट्यूबरैलिस भी बोलते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, इस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को जो नाम दिया जाता है
वो न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अथवा इसी का एक नाम और होता है जिसको हम लोग, इसका भी एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, पार्स नर्वोसा। इसी को पार्स नर्वोसा का भी नाम देते हैं कि हमारा क्या होता है, ये पार्स नर्वोसा होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होता है और साथ ही साथ जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, इनसे कितने प्रकार के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। आई होप आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होने वाले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सारे हार्मोन्स को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनसे कौन से जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इन सारी चीज़ों पर भी क्या करेंगे, हम लोग एक चर्चा करेंगे कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो हमारे सर्टेन हार्मोन्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट जो हो गया इसको हम लोगों ने एडिनोहाइपोफाइसिस बोला। दूसरा जो पार्ट हो गया उसको हम लोगों ने जो नाम दिया वो न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया। अब ये पहला एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा जो हो गया उसको हम लोगों ने एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा जो हो गया उसको हम लोगों ने न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम दिया। अब एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अथवा इसी का नाम होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GHORSTH बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन अथवा क्या नाम देते हैं, STH हार्मोन्स का नाम देते हैं। दूसरा जो यहाँ पर हार्मोन्स देखने को मिलता है वो होता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग TSH बोलते हैं। तीसरा जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। चौथा जो हार्मोन्स होता है इसको हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पांचवा जो हार्मोन्स होता है इसको हम लोग नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। छठा जो हार्मोन्स होता है इसको हम लोग लैक्टोजेनिक आर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं। एक जो पार्स इंटरमीडिया होता है उसको भी यहीं लिख लेते हैं और वो हमारा होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इतने सारे हार्मोन्स देखने को मिले। इसको हम लोग नाम देते हैं ACTH, इसको हम लोग नाम देते हैं FSH, इसको हम लोग नाम देते हैं LH, इसको हम लोग नाम देते हैं PRL, इसको हम लोग नाम देते हैं MSH। इतने तरह के क्या हो गए हमारे हार्मोन्स हो गए जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। वहीं पर न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात कर लेते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो रिलीज होता है इसको हम लोग एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। इसी को ADH का नाम देते हैं। इसी का दूसरा जो नाम होता है इसको हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं। दूसरा जो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होता है इसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो ये दो हार्मोन्स यहाँ से हो गए। तो टोटल जो हार्मोन्स की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, अपने को देखने को मिल गया कि 7 यहाँ पर है, 2 वहाँ पर है। तो टोटल जो संख्या हो गई वो 9 की यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही है। वहीं पर देखा जाए तो जो हमारा इनहिबिटिंग की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता था, तो एक हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन्स ये था जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स था, एक हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन्स इसके पास में था
और एक हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो था वो ये था। तो टोटल ये 3 इनहिबिटिंग हार्मोन्स हुआ करते थे और टोटल ये 7 जो हुआ करते थे वो हमारे क्या हुआ करते थे, रिलीजिंग हार्मोन्स भी हुआ करते थे, जिसको हम लोगों ने देखा। तो टोटल जो हो गए 7 जो हो गए वो हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए, और उसी में से 3 हमारे क्या हो गए जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन्स को शो करते थे, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, लैक्टोजेनिक अथवा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो गया, अथवा एक और क्या हो गया आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट मीन्स PRL, MSH एंड GHR, STH जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ऐसे हार्मोन्स हो गए जो कि इनहिबिटिंग की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते थे, फॉलो करते थे। अब हम लोग 1 बाय 1 इन सारे के सारे हार्मोन्स को भी डिस्कस करते हैं और उसी में पढ़ते हैं कि सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं और साथ ही साथ उनमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते थे। तो हम लोग सबसे पहले हार्मोन्स की बात करेंगे कि जो हमारा क्या कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है। आई होप आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन्स की, जो हमारा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये ग्रोथ हार्मोन्स है, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये हमारी बॉडी की साइज़ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ये बॉडी की साइज़ को इंक्रीज करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे के सारे बड़े होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटे होते हैं, उनकी साइज़ जो होती है बड़ी होती है, कुछ की साइज़ जो होती है छोटी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो हम लोग एक एक हार्मोन्स की सबसे पहले एडेनोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे। और सबसे पहले एडेनोहाइपोफाइसिस में जिसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, इसी को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी भी बोलते हैं, इसी को पार्स डिस्टालिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एडेनोहाइपोफाइसिस की बात करेंगे। और इस एडेनोहाइपोफाइसिस में सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है STH, अथवा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी लिखेंगे तो आपको तुरंत समझ जाएं कि इसका क्या मीनिंग होती है। तो सबसे पहला हमारा जो पर्टिकुलर हार्मोन्स हो गया वो कौन सा हो गया, STH अथवा क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया। तो अगर हम लोग STH या ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, ये किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की क्या होता है, ग्रोथ के लिए होता है। इसका मतलब बॉडी की ग्रोथ का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी की हाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। हमारी बॉडी की हाइट के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है। और फिर उसी के साथ ही साथ अपने को ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में से क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, यहाँ पर डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि नॉर्मल बॉडी के लिए अथवा नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसमें इसका सिक्रेशंस जो है वो कम हो जाए अथवा इसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगे, तब ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स काज हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इन केस में जो हमारे हार्मोन्स जो कि ग्रोथ हार्मोन अथवा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहला अपने को जो देखने को मिलता है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होता है, उस ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से जो हमारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, यदि उसका सिक्रेशंस क्या हो रहा है, सबसे कम मात्रा में हो रहा है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, ड्यू टू लो सिक्रेशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो रहा है हाइपोसिक्रेशन। इसका जो सिक्रेशंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर इसका सिक्रेशंस कम हो रहा है, ये हाइपोसिक्रेशंस में है, तो हाइपोसिक्रेशंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, दो डिसऑर्डर्स काज होते हैं। एक जो होता है इन चाइल्डहुड में होता है, एक जो देखने को मिलता है वो किस में होता है, एडल्टहुड में देखने को मिलता है। मतलब एक चाइल्डहुड में, एक दूसरा क्या होता है, एडल्टहुड में क्या होता है, यहाँ पर डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। कब? जब उसका सिक्रेशन जो होता है वो कम मात्रा में होता है। तो इसमें सबसे पहला जो देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर ड्वार्फिज्म होता है।
ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन, कि यहाँ पर क्या होता है, बौनापन देखने को मिलता है। और दूसरा जो देखने को मिलता है यहाँ पर, वो इन केस में जो होता है हाइपोसिक्रेशंस की वजह से, वो होता है यहाँ पर साइमन डिजीज। दूसरा जो होता है उसको हम लोग साइमन डिजीज बोलते हैं। और ये साइमन डिजीज जो होता है वो प्री मैच्योर एजिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। प्री मैच्योर एजिंग का मतलब क्या होता है, ओल्ड मैन सिम्टम्स अपीयर इन द एडल्ट स्टेज। इसका मतलब होता है कि बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं वो जवानी में ही देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक फैक्ट देखने को मिलता है, ओल्ड मैन सिम्टम्स अपीयर इन द एडल्ट स्टेज, कि एडल्ट स्टेज में क्या होता है, एक सिम्टम्स देखने को मिल जाता है, ठीक है कि नहीं। और वो सिम्टम्स कौन सा होता है, प्री मैच्योर एजिंग का होता है, जिससे डिसऑर्डर जो काज होता है वो साइमन डिजीज होता है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो चाइल्डहुड होता है, जब क्या होता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशंस होता है वो क्या होता है, लो अमाउंट में होता है। जब ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशंस होता है वो लो अमाउंट में होता है, तो लो अमाउंट में होने की वजह से क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको एक तरह का डिसऑर्डर्स काज हो जाता है, जिस डिसऑर्डर्स को यहाँ पर डॉर्फिन बोला जाता है, जिससे उसकी बॉडी की जो हाइट होती है वो क्या होती है, वो वहीं पर रुक जाती है, जिससे ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति हो गया वो कैसा हो गया, वो बौना हो गया। वहीं पर दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि यदि इसका सिक्रेशंस कैसा हो रहा है। तीसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, ड्यू टू मोर सिक्रीशंस की जब बात करेंगे तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये हमारा हो गया हाइपर सिक्रीशन। ये हाइपर सिक्रीशंस हो गया, मतलब यहाँ पर जो सिक्रीशंस है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जब सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखने को मिलता है इन चाइल्डहुड में। और दूसरा जो देखने को मिलता है वो क्या होता है, इन एडल्टहुड में। एक चाइल्डहुड में होता, दूसरा क्या होता है, इन एडल्टहुड में होता है। तो चाइल्डहुड में जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं गिगेंटिज्म का मतलब होता है भीमकायकता। और दूसरी जो हो जाती है बीमारी, वहाँ पर उसको हम लोग नाम देते हैं एक्रोमेगैली बोलते हैं, जिसमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के जो हाथ होते हैं, जो पैर होते हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और उसमें देखने को मिलता है कि उनके जो चेहरे, जो फेस एक्सप्रेशंस होता है, जो चेहरा होता है पूरा का पूरा जस्ट लाइक अ गोरिल्ला लाइक हो जाता है। जैसे गोरिल्ला होता है उसका गोरिल्ला लाइक क्या होता है, उसका अपीयरेंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की जो बॉडी होती है काफ़ी क्या होती है, हेल्दी हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति क्या हो गया, इतनी कम उम्र में ही क्या हो गया, उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, जिसको हम लोग भीमकाय बोलते हैं। कि जो व्यक्ति हो गया क्या हो गया, इसको पिट्यूटरी गिगेंटिज्म बोलते हैं, जिसको हम लोग भीमकायकता बोलते हैं। और इसमें देखने को क्या मिलता है कि जो हमारा सिक्रेशंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। और एक ख़ास बात ये भी देखने को मिलती है कि यदि हमारे ग्रोथ का जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जब उसका सिक्रेशंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तब वहाँ पर एक्रोमेगैली की कंडीशन देखने को मिलती है। और एक्रोमेगैली की जो कंडीशन होती है वो लगभग 17 से 21 ईयर, मतलब 17 से 21 साल के बीच में क्या होती है, ये देखने को मिलती है। जिसमें देखने को मिलती है कि जो हमारा लोअर जा का पार्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। जो हमारे हाथ होते हैं, जो पैर होते हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं ये भी क्या करती हैं, इंक्रीज़ कर जाती हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारा पूरा का पूरा फेस का एक्सप्रेशंस होता है वो क्या हो जाता है, वो जस्ट लाइक क्या होता है, गोरिल्ला लाइक हो जाता है। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, इसमें पूरा का पूरा जो अपीयरेंस होता है वो कैसा हो जाता है, वो जस्ट लाइक गोरिल्ला लाइक हो जाता है, उसमें पूरे के पूरे फेस का एक्सप्रेशन। तो आई होप हम लोग आज के सेशन में इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों का जो वीडियो है वो ज़्यादा ना होने पाए, नहीं तो जो वीडियो होगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक हार्मोन्स पढ़ा, अभी इसके बाद भी कई सारे हार्मोन्स को डिस्कस करना है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग इस सेशन को अच्छे से पढ़िए, देखिए पूरा का पूरा वीडियो। जहाँ पर भी आपको कहीं भी कोई कमी लगती है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ें इसमें और भी मेंशंस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको लिखेंगे। हम आपको इसीलिए सारी चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर ही लिख कर पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं,
ठीक है, ऑफलाइन आप कोचिंग पढ़ते हैं, वैसे ही पूरी की पूरी चीज़ों को अच्छे से और बेहतर तरीके से नोट्स वाइज हम आपको यहीं पर प्रिपेयर कर देते हैं कि चाहे आप यहाँ से नोट्स बना लें अथवा जो मेरा दूसरा लेक्चर जो जाता है एक दिन के अंतराल पर, उसमें हम आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो हैंड रिटन नोट्स होता है बायोलॉजी का, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें उसमें लिख करके ही बताता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो हमारा ये लेक्चर है वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे बायोलॉजी के, अगर कोई एकेडमिक भी पढ़ रहा है और उसमें भी एंडोक्राइनोलॉजी है, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो, एमएससी का स्टूडेंट हो, चाहे बी फार्म हो, चाहे हमारा डी फार्म का स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बदलेगी कि अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है और वो वहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी हो गया तो इसका मतलब वो सारे शब्द नहीं बदल जाएंगे कि शब्द बदल जाएंगे, उसकी मीनिंग बदल जाएगी, सारी चीज़ें वही रहेंगी। बस इतना थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होती हैं, उसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा है। बस फ़र्क इतना है, मैं आपको जो कन्वर्सेशंस हमारे और आपके बीच में होती है वो सारी चीज़ें हम आपको इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पे हम आपको सारी चीज़ें लिखते हैं वो सारी की सारी इंग्लिश फॉर्म्स में लिखते हैं। हिंदी लिखना काफ़ी अपने आप में टफ भी है, ठीक ना। तो आप इन सारे सेशन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। खुद भी देखिए, अगर आपको कुछ इसमें कोई कमी लग रही है, किसी भी प्रकार का अगर आपको वैल्यूएबल्स कमेंट अगर आपके पास है तो उसको भी शेयर करिए, ताकि हम आपको अपना सुझाव भी दीजिए, ताकि हम आपको आने वाले समय में इससे भी बेहतर और बेहतर से बेहतर आपको नोट्स दे सकें। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।